Hello everybody. Today I will discuss what is the meaning of series resonance. You know, in series resonance circuit, we have three passive components. One is resistor, another is inductor, then you have capacitor. I have shown the symbol of each one here. In register, you have seen in the previous lecture the current I and potential, these are in same phase. फेज का यहाँ से इस आर्ग्यूमेंट से मतलब है, तो ये जो ओमेगा टी है इट विल बी सेम इन करंट एंड इन ईएमएफ। फिजिकल मीनिंग इसका ये हुआ, अगर मान लो मैं पोटेंशियल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे, सपोज द वर्टिकल एक्सिस इज फॉर ईएमएफ एंड आई टेक here t time, then I take here theta, then it will look like this. This is the EMF. So here is the maxima. If you draw the same for the current flowing through the resistor, then it will be something like this. So here what you can observe, the maxima of E and the maxima of current, that is at the same time or at the same phase. Okay. In the same way, they are zero at the same phase. They acquire minimum value at the same phase or same time. So this is the meaning of in same phase. So two phasor vectors are in same phase when they achieve maxima and minima at the same time. This is the meaning. Now in case of inductor, you know the current lags behind EMF by 90 degree. You can see here, this is the EMF और ये आपका करंट है, ये करंट फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको देखें। कैपेसिटर में हमारे पास जो करंट है वो लीड करता है ईएमएफ को बाई फेज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर आर्गुमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ईएमएफ है उसका जो फेज है वो ओमेगा, उसका जो आर्गुमेंट है वो ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये एडिशनल फेज है और इंडक्टर में ये माइनस पाई बाई टू है, क्योंकि करंट जो है वो लैग करता है इसलिए माइनस आया हुआ है। अब आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, सीरीज रेजोनेंस में, सीरीज में पहले ये देख लेते हैं, जब आप इस रजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देंगे एक के बाद एक, जैसे कि मैं इनको जोड़ दूँ, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल लगाएंगे आप इन तीनों एलिमेंट के, तो जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो इन तीनों कंपोनेंट में बट जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिख रखी है, इसको नोट कर लें आप लोग। इन सीरीज द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सोर्स डिवाइड्स अमंग द कंपोनेंट्स एंड करंट रिमेन्स द सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट के लिए एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है और उसी रास्ते में से करंट आपका फ्लो करेगा। तो इसको देसी हिसाब से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो करंट जो रहेगा, जो करंट होगा वो उसका सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम फेज होगा। तो इसका मतलब जो आपने ऊपर डिस्कस किया है, करंट लैग कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, तो फिर उसको यहाँ पे कैसे समझेंगे। करंट सेम है, करंट सीरीज में सेम रहेगा और सभी एलिमेंट्स में सेम फेज में होगा, तो इसका मतलब आपको फेजर डायग्राम में जो वेरिएशन दिखाना पड़ेगा वो आपको किस में दिखाना पड़ेगा, पोटेंशियल में। तो करंट को आप एक एज रेफरेंस यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो करंट आपका रेफरेंस है और मान लेता हूँ मैं सबसे पहला कंपोनेंट देखिए यहाँ पे क्या है, आपका रजिस्टर है। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी आर मान लिया। ठीक है, तो जो करंट और
ई आर मतलब के पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, दीज आर इन सेम फेज। तो फेजर डायग्राम में जो भी वेक्टर होगा, जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको आप एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर की जो लेंथ है वो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, और एक रेफरेंस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो ओरिएंटेशन है वो उसको उसके फेज को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन कंसीडर करूं तो, और करंट वेक्टर जो होगा अपना वो हमारा रेफरेंस वेक्टर है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स में सेम फेज में है और सेम इसका अमाउंट है, तो इसलिए करंट को मैंने चूज कर लिया। ठीक है, और फर्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, तो इसमें करंट एंड पोटेंशियल वो सेम फेज में है। तो मान लेता हूँ ये जो मेरा एरो है, ये वाला, ये मेरा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है अक्रॉस द रजिस्टर ई आर, और ये मेरा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर जो करंट है वो लीड करता, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव एंगल से मान लो सपोज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका करंट है। तो ये अब अगर आपका पोटेंशियल है उसका फेज जो है वो ओमेगा टी है, तो करंट का फेज क्या बन जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये अपना केस नहीं है, मैं इसको एक बार वापस वहीं पे लेके चलता हूँ जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है, सिचुएशन है जो अपनी। तो ये देखिए, दिस इज द सिचुएशन, ये ज़्यादा ही हो गया कुछ। सो पोटेंशियल एंड EMF, these are in same phase. Potential and current through resistor, these are in same phase. Okay, next one is the current, current through inductor, it is again in the same phase. ठीक है, but potential is leading, potential is leading the current, तो इसलिए कितना लीड कर रहा है, π/2, इसको हमने π/2 बढ़ा दिया है, रोटेट कर दिया है π/2 एंगल से, पॉजिटिव डायरेक्शन इसको दे दी है, पॉजिटिव 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। फिर आप आएंगे कैपेसिटर में, कैपेसिटर में हम स्टडी कर चुके हैं जो करंट है, यहाँ पर देखिए करंट, करंट इज लीडिंग, तो करंट लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि पोटेंशियल क्या है, पीछे है, तो ये आपका पोटेंशियल पीछे चला गया, इसको -π/2 से आपने दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दा था अपना कि जो हमारा करंट है वो सीरीज में सेम रहता है, और जो पोटेंशियल है वो आपका डिवाइड होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ यहाँ पे, तो जो आपका इस सोर्स का, सोर्स ऑफ एनर्जी का, सोर्स ऑफ ईएमएफ का पोटेंशियल है, दैट इज ई इक्वल टू ई नोड ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ये डिवाइड होगा तीन कंपोनेंट में, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस एंड कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जितना पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस हुआ, इंडक्टर के अक्रॉस हुआ, और जितना रजिस्टर के अक्रॉस हुआ, उन सब का सम किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए जितना पोटेंशियल आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ का है। ठीक है, तो अगर मैं ओम्स लॉ का यूज करूँ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर मैं ई आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ई आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जितना करंट रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है और जितना उसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे नोट करके दिखा रखी हैं। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे नोट करके दिखा रखी हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, ये आपका फॉर रजिस्टर, और ये आपने इंडक्टर के लिए कर लिया, और ये किसके लिए हो गया, अपना कैपेसिटर के लिए। फिर हमें वही पॉइंट माइंड में रखना है कि आपका जो करंट है वो तो सेम है सब में, तो इस करंट को हमने मान लिया आई, और जो आपका एक्स एल है उसकी वैल्यू आपकी होती है आयोटा ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/आयोटा ओमेगा सी। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखें इन वैल्यूज़ को, एक्स एल की वैल्यू को यहाँ पे रखें,
एक्स सी की वैल्यू को यहाँ पे रखें, तो फिर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, वेट। तो अगर इन वैल्यूज़ को मैं उठा करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाएगी। करंट आई आर प्लस करंट हमारा आई एल आई के इक्वल ही है, एंड दिस इज आयोटा ओमेगा इंटू एल। ओके, मैंने एक नई डिवाइस परचेज की है और लिखने में थोड़ा सा हाथ बैठा नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने पहले लिख ली थी ताकि आपको ज़्यादा, ताकि वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वन लास्ट वाला जो फैक्टर है उसके अंदर ये देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी। ओके, सो 1 by iota you can write it minus of iota. So if you write it like, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो आई आपने कॉमन ले लिया है, फिर आर है प्लस आयोटा दोनों में होगा, कॉमन ले लिया, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट मैंने ये जो टर्म्स मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, जिसमें आपका रेजिस्टेंस है, ये रियल पार्ट है, और ये जो ब्रैकेट है स्मॉल वाली, इसमें आपका इमेजनरी पार्ट है, ये मिलके रिप्रेजेंट करता है इम्पीडेंस को। तो इम्पीडेंस बेसिकली जो भी एसी सर्किट में वही चीज़ होती है जो आपने डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस को स्टडी किया था। तो ये भी रेजिस्टेंस जैसे आपकी करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, वैसे ही जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो भी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना, क्या फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो अगर आपको इनमें डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर्स देखें। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इम्पीडेंस को, थोड़ा और एक्सप्लेन कर रखा है ज़्यादा। यहाँ पर देखिए जो इम्पीडेंस है जेड, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इसके अंदर एक रियल पार्ट है और एक इसके अंदर इमेजनरी पार्ट है, ये जो ब्रैकेट में है। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको आप बोलते हैं नेट रिएक्टेंस, एंड ये जो रियल पार्ट है ये है आपका रेजिस्टेंस, इमेजनरी पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंस। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आयोटा प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी आयोटा है उसके आगे उसका सिंबल साइन है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो अगर मैं जेड जेड स्टार को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास कुछ इस टाइप की चीज़ आनी चाहिए, प्लस आयोटा बीटा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, इस टाइप की चीज़ आनी चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फ़ा, देन माइनस आयोटा अल्फ़ा इंटू बीटा, then you have minus iota square into beta square, and you know iota, this is minus 1 root. So if you take square of this, then you will get minus 1. Okay, so if you solve all this, you will see second and third factor will cancel out, and you will get alpha square plus minus minus plus plus beta square. So uh, z into z star will be equal to sum of square of the real part and the square of imaginary part, and its root will give you the magnitude of the complex number, that is z here. So I have done this for the impedance. Okay, so this is what I want to tell you, and then you are to
सी व्हाट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसके अंदर आप बेस है वो रियल कंपोनेंट ऑफ जेड, जो कि इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस है आर, उसको लेंगे। और जो परपेंडिकुलर है वो आपका इमेजनरी कंपोनेंट ऑफ जेड। तो जेड का इमेजनरी कंपोनेंट ये है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, नेट रिएक्टेंस। ठीक है, दैट इज ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ है और इसके सामने, एक सेकेंड, let me adjust the screen. So class, here you will see, uh, here is the cursor. Okay, so you can see this is 90 degree, and in front of this 90 degree you have hypotenuse। तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस आपका रियल कंपोनेंट रेजिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर आपका रिएक्टेंस होता है, और जो जेड है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर इसका यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम यूज करके आप जेड स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर perpendicular square, and z this will be equal to under the root, here you have r square plus then you have omega l minus वन बाई ओमेगा सी और इस सारे का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा इम्पीडेंस ट्रायंगल का, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें हमें पता लगेगा कब आपका जो सर्किट है वो इंडक्टिव होगा, कब कैपेसिटिव होगा, कब प्योरली रिएक्टिव भी हो सकता है। तो अगर, चलो यहीं बता देता हूँ मैं, यू सी if this angle is positive, if this angle is positive, okay, then when this angle can be positive, first of you are to think of this, it will be positive when omega l minus वन बाई ओमेगा सी दिस इज पॉजिटिव। ये टर्म जब आपकी पॉजिटिव होगी तभी होगा ये पॉजिटिव। तो उस केस में आपका जो सर्किट है ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ओमेगा एल बड़ा है, एक्स एल जो है वो एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल बड़ा होगा तभी तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी। इन दैट केस दिस विल बी इंडक्टिव सर्किट, ये आपका इंडक्टिव सर्किट होगा। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एक्स एल माइनस एक्स सी है दैट इज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो होने का मतलब हुआ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। आपका जो कैपेसिटर है वो डोमिनेट कर रहा है खुद के इफेक्ट को, तो इस टाइप के सर्किट को आप बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। तो उस केस में आपकी जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है वो कैसी बन जाएगी, इट विल लुक लाइक दिस। ये तो आपका रजिस्टर हो गया और ये आपका हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, और ये डाउन डायरेक्शन में चला गया, और ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल आपका, ये आपका नेगेटिव हो गया इस टाइप, और ये आपका जेड होगा। ठीक है, द वैल्यू विल बी, यू विल फाइंड द वैल्यू इन सिमिलर वे। तो अगर ये आपका पॉजिटिव हो तो इंडक्टिव, ओके, और अगर आपका एंगल जो है वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब आपका सर्किट कैसा हो गया, कैपेसिटिव हो गया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस in detail the impedance triangle at some other day. We will discuss about the power factor also, the quality factor in the present lecture. Now we will confine ourselves up to resonance only. So now we will see what is the meaning of resonance. Resonance is a condition when the net reactance is zero।
तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंस कौन सा पार्ट आपका, इम्पीडेंस का कौन सा पार्ट आपका रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो आपका इमेजनरी है, ये आपका, ये पार्ट, ये आपका नेट रिएक्टेंस है। अगर ये जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। फॉर ए गिवन सर्किट यू कैन सी द L and C, these are fixed, these will not change, but XL and XC, these may change because these are function of a frequency. You know, XL, this is equal to omega into L, and XC, this is 1 by omega C. I have told you that XL, I have told you that I have told you that XL is equal to this one. So here you see XL is directly proportional to omega, and XC, this is inversely proportional to एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इनका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बना था, और यहाँ पर ग्राफ इस टाइप का। तो इस डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं अभी, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। तो यहाँ पर हमने देखा कि कब आपका जो आर एल सी सीरीज सर्किट है वो रेजोनेंस में आएगा, तो उसके लिए कंडीशन है आपकी, जो इमेजनरी पार्ट है वो आपका जीरो हो जाए। तो अब और क्या कंडीशन होगी अगर ये ऐसा हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन होगी, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, ये आपका जीरो आ जाए, इसी को आप रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। और यहीं से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आपका, जब जब हमारी, वेयर इज द कर्सर, I have to do a lot of effort to find the cursor. This dot which is moving on the screen, this is the cursor, and I am not habitual, so it take some time to get adjusted with the instrument, and after that you will see that I will be efficient. So here ओमेगा को मैंने ओमेगा आर, और ओमेगा आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ओमेगा स्केयर फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा फाइंड आउट कर लिया। तो ये फैक्टर, ये जो रिलेशन आया, ये मुझे प्रोवाइड करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ओमेगा जो है उसको मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, और जो आप न्यू लिखते हैं या कई बुक में आपको ये स्मॉल एफ लिखा मिलेगा, ये है आपकी टाइम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ से आप टाइम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो some other conclusions are here. Z will be equal to its real part only at resonant frequency. Circuit will be purely resistive, क्योंकि जो रिएक्टेंस है उसको आपने ख़त्म कर दिया, वो आपका जीरो हो गया है। ठीक है, इन दैट केस Z will be minimum। आप यहाँ से देखें Z किसके इक्वल है, दिस इज आर स्क्वेयर प्लस जो आपका एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर था उसी के इक्वल है। तो अगर आर में कुछ न कुछ जुड़ेगा तो ये जेड की वैल्यू बढ़ेगी, बट अगर इसको आप जीरो ले लेंगे, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, अगर कुछ भी आप रखेंगे तो जेड की वैल्यू आर से हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, बट इन रेजोनेंस कंडीशन ये आपका जीरो हो गया है, और अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस जीरो, यानी कि जेड इज लेफ्ट आर ओनली। तो जेड की वैल्यू यानी कि इम्पीडेंस जो है वो आपका मिनिमम होगा, जेड की वैल्यू आर के इक्वल होगी। यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए E इज इक्वल टू, ई मतलब ई एम एफ इक्वल टू आई इंटू जेड ओम्स लॉ। और यहाँ पर देखिए, तो अगर फॉर ए गिवन ई एम एफ आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जेड। ओके, और जो
जेड है, जेड आपका किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो आप यूँ भी यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आई है ना, दैट इज़ फंक्शन ऑफ आर। अगर आप आर को बढ़ाओगे ना तो आपका आई है वो कम हो जाएगा, और अगर आप आर को घटाओगे तो आपका जो करंट है ना वो आपका बढ़ जाएगा। कब की बात है ये है रेजोनेंस कंडीशन हो तब, जब आपका जो ओमेगा है वो किसके इक्वल हो, ओमेगा आर के ओनली। ठीक है, तो जब आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, सर्किट आपका रेजोनेंस कंडीशन अचीव कर लेगा, तो जो करंट है आपका वो मैक्सिमम होगा, और इसको सर्किट को बोलेंगे, जो आरएलसी सीरीज सर्किट है उसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है क्लास, तो ये मतलब था आरएलसी कंडीशन, आरएलसी सीरीज सर्किट की मैंने कुछ कंडीशंस आपको समझाई। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। yes I will discuss the curve of frequency and current। ओके, यानी कि ओमेगा एंड आई, इनके बीच में कर्व एस्टेब्लिश करेंगे। हम देखेंगे बैंडविड्थ का मतलब क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ होती है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे रिजल्ट यहीं से निकलेंगे। तो कुछ पढ़ के आना प्लीज़। Okay, if you find this lecture informative, please subscribe my channel, share my videos, and comment and guide me for making more required, informative, and fantastic videos. Thanks a lot for watching the lecture.